नमस्कार। आज हमारे पास एक काफी रहस्यमयी कहानी है जिसके तार जुड़े हैं नीम तले की पीठ अंतर्द्वंद्व का आसन से। हाँ, कहानी देवनगर के एक पुराने बगीचे की है। वहाँ एक नीम का पेड़ है और उसके नीचे एक पुरानी टूटी फूटी सी बेंच। और उस पर एक छोटी सी पीतल की प्लेट भी है जिस पर लिखा है शांति के लिए श्रीमती मीरा जोशी द्वारा दान 1993। बिल्कुल। लेकिन विडंबना देखिए, इस बेंच पर बैठने से शांति मिलती नहीं है, बल्कि कुछ अजीब ही होता है। अजीब? जैसे कि क्या हुआ है? जैसे एक 17 साल का लड़का था निखिल, माँ बाप से झगड़कर वहां बैठा और रात होते होते वो घर से गायब, पिता के पैसे चुराकर। ओह, और कोई? हाँ, एक विधवा थी अनीता, वो बेंच पर बैठकर रो रही थीं और अगली सुबह उन्होंने अपने दिवंगत पति का कमरा ही जला दिया। ये तो काफी गंभीर बात है। और मेयर का भी जिक्र था। हाँ, हाल ही में शहर के मेयर वहां बैठे थे और उसी शाम उन्होंने टीवी पर लाइव आकर भ्रष्टाचार का इकबाल कर लिया। बाप रे, मतलब ये कोई आम बेंच तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन लोगों को सीधे बेंच पर शक नहीं हुआ? नहीं, अजीब बात है, पर सीधा शक नहीं था। मतलब एक अनकहा सा डर जरूर फैल गया था, पर लोग इसे शायद बुरी किस्मत मानते थे। सिर्फ एक इंसान था जो शायद सच के करीब था, बूढ़ा चौकीदार रघु। वो 1993 में भी वहीं था जब ये बेंच आई थी। अच्छा, तो रघु कुछ जानता था मीरा जोशी के बारे में? हाँ, रघु को याद था मीरा जोशी एक सम्मानित महिला, पर उनका एक बेटा था आरव। वो लड़का थोड़ा अजीब था। अजीब? किस तरह से? वो मौत के बारे में अजीब बातें करता था। फिर घर के पालतू जानवर मरने लगे, फिर पड़ोस की एक लड़की की भी मौत हो गई। ओह माय गॉड। और फिर आरव का क्या हुआ? आरव की भी मौत हो गई, रहस्यमयी तरीके से। और उसके तुरंत बाद ही मीरा ने ये बेंच दान कर दी, शांति के लिए। लेकिन रघु ने कुछ और भी देखा था, है ना? आरव की आंखों में? हाँ, रघु कहता था कि उसने आरव की आंखों में गिरने से ठीक पहले कुछ देखा था, कुछ अंधेरा सा। तो ये सब अतीत की बात है। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ भी आता है। बिल्कुल, यही कहानी और उलझती है। एक बरसात की सुबह तारा नाम की एक महिला आती है। वो कहती है कि वो लोक कथाओं और आत्माओं पर शोध कर रही है। और वो उस बेंच पर बैठ जाती है रघु के मना करने के बावजूद। हाँ, रघु उसे रोकता है पर वो नहीं मानती और बेंच पर बैठ जाती है। और फिर रात में क्या होता है रात में? बेंच से एक आवाज आती है, लेकिन मुंह से नहीं, सीधे विचारों में घुसती हुई आवाज। वो कहती है, तुम वापस आ गई मीरा। क्या? मीरा? लेकिन बैठी तो तारा थी। यही तो पहला बड़ा मोड़ है। तारा मुस्कुराती है पर रघु पहचान जाता है, वो मुस्कान तारा की नहीं, मीरा की थी। मतलब तारा ही मीरा है? पुनर्जन्म या कोई कब्जा? शायद पुनर्जन्म या शायद कुछ और गहरा। कहानी ये साफ नहीं करती, लेकिन इससे पहले कि रघु या कोई और कुछ समझ पाता, एक और घटना होती है। एक और? क्या? वो नीम का पेड़ जिसके नीचे बेंच थी, वो अचानक फट जाता है। पेड़ फट जाता है? और उसमें से आरव निकलता है, ठीक वैसा ही जैसा वो मरने के वक्त था। ये तो अविश्वसनीय है। आरव वापस आ गया है। हाँ, और यही कहानी का दूसरा और शायद सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। आरव और मीरा, जो अब तारा के रूप में है, उनके बीच बातचीत होती है। क्या कहते हैं वो? आरव कहता है, तुमने मुझे कभी नहीं चाहा, और मीरा जवाब देती है, तुमने अंधेरे को अंदर आने दिया। मतलब मीरा मानती है कि आरव में अंधेरा था। हाँ, लेकिन फिर आरव जो कहता है वो सब कुछ बदल देता है। वो कहता है, पर तुमने उसे पाला, तुम्हारा डर, तुम्हारी शर्म, उसी से वो बढ़ा। तो इल्जाम सिर्फ आरव पर नहीं, मीरा पर भी, कि उसके डर और शर्म ने आरव के अंदर के अंधेरे को सींचा। बिल्कुल, और यही हमें समझ आता है कि वो बेंच असल में शापित नहीं थी। शापित नहीं थी? तो फिर ये सब क्या था? वो बेंच एक आईना थी, एक मैग्नीफाइंग ग्लास कह सकते हैं। वो सिर्फ बैठने वाले के अंदर पहले से मौजूद डर, अपराध बोध या दबी हुई इच्छाओं को कई गुना बढ़ा लेती थी। मतलब बेंच किसी को कुछ करने पे मजबूर नहीं करती थी? नहीं। निखिल के अंदर शायद चोरी की प्रवृत्ति पहले से थी, अनीता के मन में गुस्सा दबा हुआ था, मेयर के अंदर अपराध बोध था। बेंच ने बस उसे सतह पर ला दिया, उसे इतना बड़ा कर दिया कि वो उसे नजरअंदाज नहीं कर सके। तो
डर बेंच में नहीं, लोगों के अंदर था। ये तो कहानी का पूरा मतलब ही बदल गया। ये भूत प्रेत से ज्यादा मनोविज्ञान की बात हो गई। हाँ। ये जवाबदेही की कहानी है, अपने अंदर के अंधेरे का सामना करने की। लेकिन फिर मीरा का वापस आना, तारा बनकर, और आरव का पेड़ से निकलना, ये सब क्या था? सिर्फ प्रतीक? इसे रूपक की तरह देखना शायद ज्यादा सही होगा। आरव का निकलना शायद उस गहरे दबे सच या अपराध बोध का मूर्त रूप था जिसका सामना मीरा को आखिरकार करना ही था। और वो वहां उस अंधेरे को भगाने नहीं आई थी। नहीं, वो उसे स्वीकार करने आई थी, शायद माफ करने। जब वो आरव के पास जाकर कहती है, इस बार मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी, वो हार नहीं, वो स्वीकृति है, अपने सच के साथ, अपने अंधेरे के साथ बैठने की हिम्मत। और जैसे ही वो दोनों साथ बैठते हैं, बेंच हिलती है और राख में बदल जाती है, जैसे उसका काम पूरा हो गया। वो आईना जिसने इतने अंदरूनी सच दिखाए, अब उसकी जरूरत नहीं रही। अगली सुबह बेंच की जगह सिर्फ मिट्टी थी। बगीचे की हवा भी हल्की महसूस होती है। लोग तारा को भूल जाते हैं, पर रघु को वो याद रहती है, और वो उस जगह एक नई पीतल की प्लेट लगाता है जिस पर लिखा है, अपने सच के साथ बैठें तभी शांति मिलेगी। वाह, मतलब असली शांति पलायन में नहीं, बल्कि अपने अंदर के द्वंद्व और सच का सामना करने में है। बिल्कुल, कहानी यही बताती है कि कैसे हमारे अनसुलझे मुद्दे, हमारे डर न सिर्फ हमें बल्कि शायद दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। ये परतें धीरे धीरे खुलती हैं। सच में एक बहुत ही गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी। ऐसी ही और दिलचस्प परतदार कहानियों और उनके विश्लेषणों में उतरने के लिए हाँ, जुड़े रहिएगा। कई और कहानियां हैं जो इंतजार कर रही हैं। बिल्कुल। तो मिलते हैं अगले सफर में।